हेलो हाय नमस्ते। तो नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी लाइनर्स। तो इसमें जो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइंस हैं और जो बच्चों से छूट जाती हैं, कई बार टीचर से भी छूट जाती हैं, उन लाइंस को हम जो है ब्रेक डाउन करेंगे। उसको हम समझेंगे, उन लाइंस के पीछे मतलब क्या है, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसका कुछ इन्फ्रेंस है, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में देखेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं हम वो करते चलेंगे। आपकी भी कोई लाइन्स है तो आप मुझे बता सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। तो सेल चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है हमारा सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फेनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। तो ये सेंस ऑफ मिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं। तो सेल थ्योरी ने जो स्क्लीडन एंड शॉन ने दी थी वो कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है बस। जैसे आपको पता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सारी बातें उन्होंने बोली थी। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट ही नहीं था, उन्होंने ये बातें जब बोली उसके पीछे एक नया दरवाज़ा खुल गया, एक गेटवे खुल गया, एक डीपर इंक्वायरी का। और क्यूरियोसिटी लोगों में आई जानने की, क्या क्या क्यूरियोसिटी आई। तो इससे ये नया दरवाज़ा खुला कि हाउ सेल्स अराइज टू अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मतलब कि कई सेल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो हाउ सेल्स जो कि अलग-अलग जगह पे हो सकते हैं, अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, वो सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक? जैसे कोई ऑर्गन है, उसके बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, अलग-अलग टिश्यूज़ अलग-अलग चीज़ें कर रही हैं। तो ये एक क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है सेल्स का। दूसरा, ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, कोई टिश्यू आप देख रहे हो, कोई सेल आप देख रहे हो, इन सब का मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना कैसे आ रहा है। सपोज़ मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन के सेल्स मुझ मैसेज भेज रहे हैं मेरे माउथ के मसल्स को कि ऐसे बोलना है, मैं सोच भी रहा हूँ, राइट? तो बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल के काम कर रहे हैं और एक मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना आ रहा है, जो कि मेरा आपको बात करना या आपका मेरी बात को सुनना या नोट्स बनाना। तो ये एक मिस्ट्री खुल के आई। तीसरा, बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या है कि जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही सरप्राइज़िंग चीज़ थी कि क्या कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जानते हैं कि वो किस जगह पे हैं। जैसे ब्रेन के सेल्स क्या जानते हैं वो ब्रेन में है, लीवर के सेल्स क्या जानते हैं वो लीवर के सेल्स हैं। तो एक क्युमुलेटिव बिहेवियर कैसे आ पाता है सेल्स का या टिश्यूज़ का? ये भी एक सरप्राइज़िंग क्वेश्चन था जो कि ओपन हुआ। नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि इस बार के नीट 2025 में भी आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को लेके, ठीक है? तो पहले इसको रीड करते हैं। दिस फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है? इसको समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी होगी जो इसके ऊपर लिखी हुई है, दैट इज़ सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो पहले फिजिको केमिकल अप्रोच देखते हैं। तो फिजिको केमिकल अप्रोच में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हो, छोटे-छोटे उसके पीसेस करते हो, ठीक? तो एक सपोज़ कोई ऑर्गेनिज़्म है, आपको उसे समझना है, तो उसे ब्रेक डाउन करोगे आप। उसे ब्रेक डाउन करोगे कई पार्ट्स में कि क्या चीज़ों से वो बना हुआ है, उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स क्या-क्या मौजूद हैं, उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये एक तरीका है, मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिए हैं और भी इस तरीके से आप कई सारे इसके डिवीज़न कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म को मैंने ब्रेक किया, कई सारे पार्ट्स उसके बनाए जो मुझे स्टडी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको पता है ये क्या चीज़ है। तो ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है? तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये किस चीज़ का बना हुआ है? इसमें बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो मुझे पता चला कि इसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन है। देन मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस या कोई प्रोसेसेज़ हो रही हैं? तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे एटीपीएस जैसे कॉम्प्लेक्सेज़ हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं, जो लिगैंड से बाइंड करते हैं, फर्दर कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं। फिर मैं ये पूछूँगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो कोई बोल सकता है कि ये मोनोलेयर है, कोई बोल सकता है कि ये बाइलेयर। आपको पता है कि बाइलेयर होता है, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पहुँची, डायरेक्ट नहीं आ गई कोई चीज़। हमने एक बड़े से क्वेश्चन को डिवाइड किया कई सारे पार्ट्स में और स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच कर रहे थे। फिलॉसफी ये है कि सम ऑफ द पार्ट इज़ होल। अगर मुझे होल समझना है, अगर मुझे पूरा समझना है एक ऑर्गेनिज़्म के बारे में, तो मैं उसको 10-12 टुकड़ों में डिवाइड करूँगा कि मुझे ये स्टडी करनी है, ये स्टडी करनी है, ये करनी है। जब सबके आंसर मुझे मिल जाएँगे,
उसको मिला के मैं कहूँगा कि हाँ, इसके बारे में, इस सेल के बारे में या इस फेनोमेना के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ। ये है फिलॉसफी जो है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। अब आते हैं सेल फ्री सिस्टम क्या है? तो सेल फ्री सिस्टम में ये सारी स्टडीज़ जो हो रही होती हैं, ये सेल के अंदर आप नहीं कर सकते हो। अगर आप माइक्रोस्कोप से कोई सेल ऑब्ज़र्व करते हो, तो उसे आप बस ऑब्ज़र्व कर रहे हो। सेल के अंदर जो प्रोसेसेज़ हो रहे हैं, वो इन विट्रो प्रोसेसेज़ करके हमें देखना पड़ता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हमें इन विट्रो करके देखना पड़ता है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करनी है, तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन हमें आइसोलेट करनी पड़ती है। कोई बायोमोलिक्यूल स्टडी करनी है, तो वो आइसोलेट करनी पड़ती है। तो वो जो भी चीज़ें आप आइसोलेट कर रहे हो, वो एक सेल फ्री सिस्टम है। सेल नहीं है उसमें, वो सिर्फ़ वो चीज़ मौजूद है जो आप स्टडी करने वाले हो। ये सेल फ्री सिस्टम यूज़ होता है डिराइविंग द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्वेश्चंस एंड अल्टीमेटली द आंसर्स, ठीक है? इसमें जो है लिमिटेशंस है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप अलग-अलग स्टडी कर रहे हो, पार्ट्स में उसे स्टडी कर रहे हो, तो अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ए, बी, सी के अलावा 5 और कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्वड हैं, तो वो आप इन विट्रो सिस्टम में नहीं देख पाओगे क्योंकि वो सेल के अंदर मौजूद थे। जैसे कि आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, स्टेप्स यूज़ होते हैं। तो आप किसी एक चीज़ को स्टडी कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ हो सकती है आपको ना पता हो, जो कि आपने आइसोलेट ना करी हो, वो आपको मिस हो जाएगा। दूसरा, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, कई बार सेल की जो फंक्शंस होते हैं, वो कई सारे क्यूमुलेटिव रिएक्शन का रिज़ल्ट होते हैं। कोई ए प्रोसेस हो रही है, बी प्रोसेस हो रही है, इन ए और बी से मिलके सी प्रोसेसेस हो रही है, व्हिच इज़ अ इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो आपने ए तो अलग से स्टडी कर लिया, बी अलग से स्टडी कर लिया, पर सी कैसे आ रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा। तो धीरे-धीरे इस तरीके से साइंस डेवलप होती है, कोई ए डिस्कवर करता है, कोई बी करता है, फिर सी के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से डेवलप होती हैं चीज़ें, अल्टीमेटली हमें कुछ चीज़ें आंसर्स पता चलते हैं, बट इनिशियली ये लिमिटेशन रहती है। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज हमने रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, सेल फ्री सिस्टम और ये सेंस ऑफ मिस्ट्री, ये 3 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड लाइन्स के बारे में समझा। आई होप आपको मज़ा आया हो। आपको जो भी आपके विचार हैं, जो अभी आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कोई लाइन है, आपकी कोई एनसीईआरटी की स्पेसिफिक टर्म है जो आपको समझना है, वो आप बता सकते हो। साथ ही साथ मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसको आप जॉइन करके वहाँ आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या लिख सकते हो कि ये वाली लाइन मुझे समझनी है या ये वाली लाइन मुझे समझ आई है, लेकिन और इसमें डिटेल मुझे जानना है। हालाँकि ये पहला पार्ट है, इसमें हम और वीडियोज़ बनाएँगे, तो पहले हम सेल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हैव पेशेंस एंड डू वॉच ऑल द पार्ट्स। थैंक यू सो मच।